नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं प्रतिदिन टारगेट ऑफ द डे का एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड करता हूं। आज भी मैं उसी कड़ी में आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आ चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, स्थलमंडल, चट्टानें तथा ज्वालामुखी। तो आइए दोस्तों, इन सभी टॉपिक पे काफ़ी विस्तार से बात करेंगे हम लोग। लेकिन वीडियो को शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूँगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। चलिए आज का टॉपिक का पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में वैज्ञानिकों में मतभेद है। भूगर्भ में पाई जाने वाली परतों की मोटाई, घनत्व, तापमान, भार एवं वहां पाए जाने वाले पदार्थ की प्रकृति पर अभी पूर्ण सहमति नहीं हो पाई है। फिर भी तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर आधारित परमाणु को एकत्रित करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं। पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। ऊपर पट्टी, जिसे कि अंग्रेजी में क्रस्ट कहते हैं, आवरण यानी मेंटल, और केंद्रीय भाग जिसे कि कोर कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में अभी भी वैज्ञानिकों में काफ़ी मतभेद है। पृथ्वी के अंदर आप सोच सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर के भाग को हम कैसे जानें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है और पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि नीचे बढ़ने पर तापमान कितना अधिक बढ़ जाता होगा। और इस तापमान में क्या कोई ऐसा चीज़ है जो बिना जले रह पाएगा? तो डायरेक्ट कहें तो मतलब कि डायरेक्ट जाके या फिर किसी भी विधि द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को पता नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इन सारे कारणों जैसे तापमान, दबाव, घनत्व, उल्काओं एवं भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। और कैसे प्राप्त की जा सकती है आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे ऊपर है भूपर पट्टी, उसके बाद आवरण जिसे मेंटल कहा गया है, और सबसे केंद्रीय भाग जो है उसे कोर कहा गया है। हम लोग भूपर पट्टी यानी क्रस्ट की बात करेंगे। पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर पट्टी कहते हैं। पृथ्वी का जो सबसे ऊपरी भाग है वो क्या है? भूपर पट्टी है। यह अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे है, यह मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बेसाल्ट चट्टान आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसके 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। आपसे पूछा जा सकता है भूपर पट्टी के कितने भाग हैं? तो 2 भाग हैं, सियाल और सीमा। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम और सीमा क्षेत्र में सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम की बहुलता है। क्रस्ट का औसत घनत्व 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। आप इसको याद रखेंगे, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। और आगे है कि क्रस्ट जो है वो पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि क्रस्ट जो है उसका कुल आयतन जो है पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत है? तो 0.5%। आप सारे बातें को ध्यान में रखेंगे आपके क्विज के लिए, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग बात करेंगे भूपटल की संरचना को लेके। वजन के अनुसार सबसे अधिक ऑक्सीजन 46.60%, दूसरे स्थान पे सिलिकॉन यानी 27.72%, तीसरे स्थान पे एल्युमिनियम 8.13%, चौथे स्थान पे लोहा 5%, 5वें स्थान पे कैल्शियम और 6ठे स्थान पे सोडियम, 7वें स्थान पे पोटेशियम और 8वें स्थान पर मैग्नीशियम है। आप सारे परसेंटेज को याद करेंगे, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यानी पृथ्वी के भूपर पट्टी का लगभग 98% भाग जो है, पृथ्वी का जो समस्त भूपर पट्टी है या पृथ्वी का जो संपूर्ण परपट्टी है उसका लगभग 98% भाग जो है वो इन्हीं 8 तत्वों से मिलकर बना है। और इन 8 तत्वों के अलावा जो शेष तत्व हैं उनमें टाइटेनियम, हाइड्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर, कार्बन, निकल एवं अन्य पदार्थ है। दोस्तों, भूपर पट्टी की संरचना या भूपटल की संरचना को लेकर जो तत्वों का जो एक 8 तत्वों का जो समूह है उन्हें याद करने के लिए मैं आपको एक ऐसा कोड दूंगा जिससे आप आसानी से उन तत्वों को याद कर सकते हैं। वो कोड है, आप चाहें तो लिख ले सकते हैं, आसीए लोकै सोपोमे। ठीक है, आसीए लोकै सोपोमे, आप इसको लिख लीजिए, आसीए लोकै सोपोमे। यानी आप इसको एकदम एक गाने के रूप में या फिर एक शब्द के रूप में इस्तेमाल करेंगे। आसीए लोकै सोपोमे, आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, आसीए, लो से लोहा, कैसे कैल्शियम, आसीए लो कै कैसे कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम में
मैग्नीशियम। ये 8 तत्व हैं और ये 8 तत्व पूरे भूपरपट्टी या भूपटल का 98% भाग हैं। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत जो दूसरा भाग है वह है मेंटल का। मेंटल 2900 किलोमीटर मोटा क्षेत्र है जिसमें बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना हुआ है। कह रहा है मेंटल जो है 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट पत्थरों के समूह की चट्टानों से बना है। मेंटल के इस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के किस हिस्से में मैग्मा चैम्बर पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा मेंटल में। और मेंटल का जो औसत घनत्व है वो होता है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से लेकर 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों देखिए, चूंकि यह जो है मेंटल वो 2900 किलोमीटर की मोटाई में है, तो यह पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग घेरे हुए है। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे डिसकंटिन्यूटीज के बारे में, यानी असंबद्धता के बारे में। इसके लिए भी मेरे पास एक कोड है। सबसे पहले हम किताब में लिखे पॉइंट्स को देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले कोर्नाड असंबद्धता। यह है ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कोर्नाड असंबद्धता कहते हैं। आप यहाँ ध्यान में रखेंगे, मैं इसका वीडियो तुरंत अपलोड करूँगा ब्लैक बोर्ड पे, वाइट बोर्ड पे डिटेल में थोड़ा सा समझाते हुए अपलोड कर दूंगा। आप पहले यहाँ पे याद करने का प्रयास करेंगे। कोर्नाड असंबद्धता ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच के सीमा क्षेत्र को कहते हैं। मोहविसिक क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के सीमा क्षेत्र को रेप्टी ऊपरी मेंटल तथा निचले मेंटल के बीच की सीमा को कहते हैं रेप्टिव। आप देखिए, जो भी यहाँ पे असंबद्धता है आप इसको ध्यान में रखेंगे। मैं अपने इस वीडियो के तुरंत बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें पृथ्वी पे पाए जाने वाले सारे असंबद्धताओं के बारे में विस्तार से चर्चा करूँगा। आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय भाग को। कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग निकेल व फेरा से बना है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी का केंद्रीय भाग नीफे कहलाता है। इसका औसत घनत्व जो है वो 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के तीनों भागों में सर्वाधिक घनत्व वाला जो भाग है वो केंद्रीय भाग ही है और इसका घनत्व काफ़ी अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं, पृथ्वी के केंद्र में काफ़ी अधिक ताप होता होगा और दबाव भी काफ़ी अधिक होता होगा। तो इतना अधिक ताप में कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में रहना संभव नहीं है, क्योंकि तापमान प्रत्येक 32 मीटर की गहराई पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है और केंद्र में 2900 किलोमीटर और इधर 34 या 35 कितना था, क्रस्ट की जो गहराई थी वो आपका था 34 किलोमीटर। तो बाकी जो बचा है भाग वो कोर का ही है। तो समझ सकते हैं कि कोर के केंद्रीय भाग में तापमान कितना अधिक होगा और जो भी पदार्थ कोर के केंद्रीय भाग में रहेगा वो इतना तो निश्चित है कि ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है। देखिए संभवतः में लिखा गया है कि पृथ्वी का केंद्रीय भाग संभवतः द्रव अवस्था या प्लास्टिक अवस्था में है। यह पृथ्वी के कुल आयतन का 16% भाग घेरे हुए है। दोस्तों हम लोग बात कर चुके हैं भूपरपट्टी पृथ्वी के कुल आयतन का 0.5%, क्रस्ट मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 83% और कोर जो है पृथ्वी के कुल आयतन का 16% घेरे हुए हैं। आगे है पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। आगे है जिस पे हमने बात कर लिया है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र पर सबसे नीचे। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है और अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ पे जो है वो यही है कि पृथ्वी के स्थलीय क्षेत्र का सबसे जो नीचा क्षेत्र है वो जॉर्डन में मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है। यह समुद्र तल से औसतन 400 मीटर नीचे है। दोस्तों कभी कभी बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं सबसे नीचे क्षेत्र को लेके। कभी कभी बच्चे सबसे नीचे क्षेत्र में मेरियाना गर्त को समझ लेते हैं, लेकिन वो गर्त है, गड्ढा है। लेकिन ये जो जॉर्डन में जो मृत सागर के आसपास का क्षेत्र है वो एक समतल सपाट स्थलीय भाग है, या कह सकते हैं कि एक स्थलीय रूप है जो समुद्र तल से 400 मीटर औसतन 400 मीटर नीचे है। अगला पॉइंट है सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। पाइथागोरस कौन थे? एक गणितज्ञ थे और साथ ही खगोल शास्त्री भी थे। उन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले उन्होंने ही बताया था और यह आकाश में स्वतंत्र रूप से लटकी हुई है। आइजैक न्यूटन ने कहा था कि पृथ्वी नारंगी के समान गोल है और उसे उन्होंने साबित भी किया था। जेम्स जी ने इसे नारंगी के बजाय नाशपाती के समान कहा था। आगे है पृथ्वी के बाह्य सतह को मुख्यतः 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। हम लोग अब बात करेंगे स्थल मंडल की। अगला टॉपिक है स्थल मंडल। पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत जिस पर महाद्वीप एवं महासागर स्थित है।
स्थल मंडल कहलाती है। पृथ्वी के कुल 29% भाग पर स्थल तथा 71% भाग पर जल है। पृथ्वी के भू क्षेत्रफल व जल क्षेत्रफल का जो अनुपात है वह 3:7 है। इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध का 61% तथा दक्षिणी गोलार्ध के 81% क्षेत्रफल में जल का साम्राज्य है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि स्थल किधर ज़्यादा है, किस गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल की प्रतिशत ज़्यादा है और किस गोलार्ध में स्थल की प्रतिशत कम है तुलनात्मक रूप से, तो दक्षिणी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए जैसा कि जल का प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा है तुलना में उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का जो जल प्रतिशत है वो 61% ही है और दक्षिणी गोलार्ध का जल प्रतिशत जो है वो 81% है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? सीधा सीधी अगर कहें तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल का प्रतिशत है वो 61% है और दक्षिणी गोलार्ध में जल का 81% क्षेत्रफल में साम्राज्य है। आगे देखिए पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर की तथा अधिकतम गहराई मेरियाना गर्त की है 11,022 मीटर की। इस प्रकार पृथ्वी की अधिकतम ऊंचाई एवं अधिकतम गहराई में लगभग 20 किलोमीटर का अंतर है। लगभग 9 किलोमीटर उधर और 11 किलोमीटर इधर, लगभग 20 किलोमीटर। अगला पॉइंट है स्थल मंडल महाद्वीपीय क्षेत्रों में अधिक मोटी है। कितना किलोमीटर? तो 40 किलोमीटर। और महासागरीय क्षेत्र में अपेक्षाकृत पतली है 12 से 20 किलोमीटर। ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे चट्टान के बारे में। अंग्रेजी में कहें तो रॉक। पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं जो पृथ्वी के बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाई है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं पृथ्वी का जो बाहरी परत है उसमें जो सबसे कठोर भाग है वो क्या है? चट्टान है। उत्पत्ति के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। चट्टान उत्पत्ति के आधार पर अगर देखा जाए चट्टानों को तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है आग्नेय चट्टान है जिसे इग्नियस रॉक भी कहते हैं। यह मैग्मा या लावा के जमने से बनती है जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट, ग्रेबो। याद रखेंगे आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो ये सब क्या है? आग्नेय चट्टान है। आग्नेय चट्टान उन चट्टानों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति आग से होती है। आग कहें तो जैसे कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वो एक प्रकार का आग ही है और ये जब बाहर आता है तो जमने के बाद लावा बन जाता है और जमने के बाद जो लावा बना वही क्या है? आग्नेय चट्टान है। तो अलग अलग संरचना के कारण इसमें अलग अलग नाम दिया गया है जैसे ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो। आगे देखिए आग्नेय चट्टान स्थूल परत रहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आग्नेय चट्टान का जो खूबी है वो बताया गया है यहाँ पे कि यह स्थूल होता है और इसमें परत नहीं होता है, काफ़ी कठोर होता है, संघनित होता है और इसमें जीवाश्म नहीं होते हैं। कहने का मतलब कि इनमें जीवों के अंश नहीं होते हैं, किसी भी पेड़ पौधे के न जीव के अंश होते हैं, तो ये जीवाश्म रहित है। और जाहिर सी बात है कि जिसकी उत्पत्ति आग से हुई है तो आग में मैग्मा क्या है? एक तरह से आग ही है और मैग्मा जब आग है तो आग में जीव कहाँ से रहेंगे? तो इसमें जीवाश्म नहीं होता है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आग्नेय चट्टान काफ़ी संपन्न है क्योंकि इनमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम पाए जाते हैं। और ये सारे जो धातु हैं या धातु मतलब जो तत्व या खनिज हैं ये काफ़ी आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग। अगला पॉइंट है बेसाल्ट में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। इस चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। हम लोग जब भारत के भूगर्भिक चट्टानों के बारे में पढ़े थे तो हमने जिक्र किया था कि मैग्मा के बाहर में आने से बेसाल्ट चट्टान का निर्माण हुआ और बेसाल्ट चट्टान का जब ऋतुक्षरण हुआ तो काली मिट्टी का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार बेसाल्ट चट्टानों के ऋतुक्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है। और बेसाल्ट चट्टान चूँकि आग्नेय चट्टान का पार्ट है और इसका जो निर्माण हुआ है वो मैग्मा से हुआ है और पृथ्वी के अंदर लोहे के प्रतिशत काफ़ी अधिक है, अच्छी है, तो इसमें लोहे के अंश पाए जाते हैं। आगे है पैग्माटाइट। पैग्माटाइट एक खनिज है जो कोडरमा झारखंड में पाए जाने वाला अभ्रक इन्हीं शैलों से प्राप्त होता है। पैग्माटाइट किसका अयस्क है? तो अभ्रक का अयस्क, यानी कि वैसे पदार्थ जिनसे किसी खास पदार्थ को निकालकर शुद्ध रूप में लाया जाता है तो वो उस पदार्थ के अयस्क कहलाते हैं। तो पैग्माटाइट नामक चट्टान या पत्थर जो भी कहें, चट्टान से ही अभ्रक का निष्कासन होता है। क्लियर है? आगे है आग्नेय चट्टानी पिंड। मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप में धारण करने से विभिन्न प्रकार के आग्नेय चट्टानी पिंड बनते हैं। इनका नामकरण इनके आकार, रूप, स्थिति तथा आसपास पाई जाने वाली चट्टानों के आधार पर किया जाता है। अधिकांश चट्टानी पिंड अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान से बनते हैं। या अंतर्वेदी कहने का मतलब अंदर, पृथ्वी के अंदर बने चट्टान होते हैं। देखिए आग्नेय चट्टान
और उनका रूपांतरण बताया गया है यहाँ पे। जैसे ग्रेनाइट अगर अग्नेय चट्टान है और वह रूपांतरित या कायांतरित हो जाएगा तो नीस बनेगा। साइनाइट नीस बनेगा। और ग्रेबो जो है सर्पेंटाइन बनेगा। वैसाल चट्टान जो है सिस्ट बनेगा। और बिटुमिनस कोयला अगर रूपांतरित हो जाए तो क्या बनेगा? ग्रेफाइट बनेगा। आप इसको याद करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर तरह के एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं। आगे देखिए, अग्नेय चट्टानी पिंडों को हम लोग देखेंगे। जैसे है बैथोलिथ, ध्यान रखेंगे यह सबसे बड़ा अग्नेयी चट्टानी पिंड होता है जो अंतर्वेदी चट्टानों से बना होता है। अंतर्वेदी चट्टान यानी कि पृथ्वी के अंदर बने चट्टानों से बना होता है, जिसे हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। यह अग्नेयी चट्टानों में सबसे बड़ा होता है। आगे है, यह एक पतालीय पिंड है। अभी हमने बताया कि पताल में बनता है तो पतालीय पिंड है। यह एक बड़े गुंबद के आकार का होता है जिसके किनारे खड़े होते हैं। समझ लीजिए, आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसका जो छत है वो गुंबद के जैसा है और किनारा जो है वो खड़ा है। इसकी ऊपरी तल विषम होती है। यह मूलतः ग्रेनाइट से बनता है। बैथोलिथ किस चट्टान से बनता है? तो ग्रेनाइट से बनता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का इदाहो बैथोलिथ 40,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत है और कनाडा का कोस्ट रेंज बैथोलिथ इदाहो से भी बड़ा है। इदाहो कहाँ है? अमेरिका में। और कोस्ट रेंज कहाँ है? कनाडा में। ध्यान में रखेंगे आपको। आगे है स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिथ को स्टॉक कहते हैं। इसका ऊपरी भाग गोलाकार गुंबद नुमा होता है। स्टॉक का विस्तार 100 वर्ग किलोमीटर से कम में होता है। आगे है लैकोलिथ। जब मैग्मा ऊपर की परत को जोर से ऊपर को उठाता है और गुंबदाकार रूप में जमा होता है तो इसे लैकोलिथ कहते हैं। मैग्मा के तेजी से ऊपर उठने के कारण यह गुंबदाकार ठोस पिंड छतरी नुमा दिखाई पड़ता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी भाग में लैकोलिथ के कई उदाहरण हैं। ध्यान में रखेंगे आप लोग। लैकोलिथ बाह्यवेदी ज्वालामुखी पर्वत का ही एक अंतर्वेदी स्वरूप है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, कह रहा है कि लैकोलिथ जो है, जो बाह्यवेदी ज्वालामुखी पर्वत यानी कि ज्वालामुखी पर्वत जो होता है वो बाहर बनता है, लेकिन जो लैकोलिथ है वो ज्वालामुखी पर्वत के जैसा ही अंतर्वेदी माने अंदर, पृथ्वी के अंदर बनने वाला एक चट्टानी पिंड है। आगे हम लोग बात करेंगे लैपोलिथ के बारे में। सबसे पहले हमने बैथोलिथ के बारे में बात की, ये सबसे बड़े पिंड है। उसके बाद लैकोलिथ, अब लैपोलिथ के बारे में बात करेंगे। जब मैग्मा जमकर दस्तरी नुमा आकार ग्रहण कर लेता है तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। लैपोलिथ दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं। ध्यान में रखेंगे आप लोग। लैपोलिथ कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अमेरिका में। अब है फैकोलिथ। जब मैग्मा लहरदार आकृति में जमता है तो उसे फैकोलिथ कहलाता है। आगे है सील। ये सब हम लोग अग्नेय चट्टानी पिंड के बारे में पढ़ रहे हैं। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। दोस्तों, मैं जब भारत के भूगोल को समाप्त करके फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ काफ़ी विस्तार से मैं इन सारे बातों का जिक्र करूंगा। आप तब तक बने रहेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे। आप इतना यकीन मानिए कि अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगा। खास करके ये जो वनडे एग्जाम होते हैं या फिर पीटी लेवल के जो एग्जाम होते हैं, ये वहाँ तक तो बिल्कुल दिक्कत नहीं करेंगे। अगर ईमानदारी से पढ़ेंगे तो आपको मेंस में भी खासा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे देखिए, आगे है, हम लोग सील की बात कर रहे हैं। सील, जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो उसे सील कहते हैं। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर सैकड़ों मीटर तक होती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सील पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सील को सीट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है, मैग्मा जब भूपृष्ठ के समानांतर परतों में नीचे फैलकर जमता है तो वो सील कहलाता है। और सील जब पतला होकर सीट यानी बैठने जैसा बन जाए तो वो सीट हो गया। अब इसको ध्यान में रखेंगे। डाइक या दीवार, इसको ऐसे ध्यान में रखें। जब मैग्मा किसी लंबवत दरार में जमता है तो डाइक कहलाता है। झारखंड के सिंहभूम जिले में अनेक डाइक दिखाई पड़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे अग्नेय चट्टान के बाद अवसादी चट्टान की। अवसादी चट्टान को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटे छोटे चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती है और बाद के काल में दबाव या रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारणों के द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती है। इन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। अवसादी चट्टान को अगर ये आपका किताबी लैंग्वेज नहीं समझ में आया तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको समझाया जाए कैसे कि एक परत के ऊपर परत दर परत कोई चट्टानी या कोई वस्तु जमा होने के बाद बहुत दिन के बाद एक चट्टान का रूप ले ले तो वही अवसादी चट्टान है। जैसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट, कांग्लोमरेट, नमक की चट्टान और सेलखड़ी इत्यादि। अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं। देखिए आगे हमने जो कहा वही चीज़ है। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। इसमें वनस्पति एवं जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं। जाहिर सी बात है, अगर कोई चट्टान परत दर परत कहीं जमा हो रहा है तो उसमें जीव जंतु के अंश पाए ही जाएंगे। और इन चट्टानों में लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने
चट्टानें पाई जाती हैं। आगे हम लोग बात करेंगे। आगे है खनिज तेल जो है वो अपसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। अप्रवेश चट्टानों की दो परतों के बीच यदि प्रवेश सेल का परत आ जाए तो खनिज तेल के लिए अनुकूल स्थिति बनती है। कहने का मतलब यही है कि अगर दोनों तरफ की परत अगर अप्रवेश हो, यानी कि उसमें प्रवेश करने योग्य मार्ग ना बना हो या कुछ भी चीज़ उसमें कुछ प्रवेश नहीं करता है, तो बीच के जो भाग है उस स्थिति में ही जो खनिज तेल का बनने का जो अनुकूल स्थिति होता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो परत जो है वो अप्रवेश चट्टानों से है और बीच का जो सेल है वो प्रवेश सेल है, तो यही स्थिति खनिज तेल के बनने की सबसे अनुकूल स्थिति होती है। आगे बात करेंगे हम लोग। दामोदर महानदी तथा गोदावरी नदी बेसिनों में अपसादी चट्टानों में ही कोयला पाया जाता है। हम लोग पढ़े भी हैं कि भारत के 3 नदी घाटियों में कोयला का जो है जमाव है। वो कौन कौन सा है? दामोदर नदी घाटी, महानदी घाटी और गोदावरी नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल में, महानदी घाटी आपका हो गया उड़ीसा में और गोदावरी नदी घाटी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। आगे है आगरा का किला तथा दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक अपसादी चट्टान से बना है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कायांतरित चट्टान के बारे में। ताप, दाब तथा रासायनिक क्रियाओं के कारण आग्नेय एवं अपसादी चट्टानों से कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। मान लीजिए कोई भी चट्टान है, अगर उस पर ताप का प्रभाव काफ़ी दिन से पड़ रहा है, प्रेशर काफ़ी दिन से पड़ रहा है और उस चट्टान के साथ अगर कोई रासायनिक क्रिया होती है तो वो चट्टान अपने मूल रूप से बदल जाएगा और मूल रूप से बदलने के साथ ही वो क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित चट्टान। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए आगे भी कुछ छूटा था। यहाँ पे देखिए अपसादी चट्टान का रूपांतरण। अपसादी चट्टान में अगर स्पिंड है, सपिंड क्या पढ़ेंगे इसको? आप पढ़ लेंगे अपने सुविधानुसार। सपिंड अगर कायांतरित होगा तो सपिंड शिस्ट बनेगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट बनेगा, सेल स्लेट बनेगा, चूना पत्थर संगमरमर बनेगा। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं ये सब, आप ध्यान में रखेंगे। और लिग्नाइट कोयला अगर रूपांतरित होगा तो एंथ्रासाइट बनेगा। हमने पढ़ा था उस समय कि बिटुमिनस जब रूपांतरित होता है तो क्या बनता है? वो बनता है जाके आपका ग्रेफाइट और यहाँ लिग्नाइट कोयला एंथ्रासाइट बनता है। दोस्तों अब हम लोग ज्वालामुखी की बात करेंगे, जिसे अंग्रेजी में वोल्केनो कहते हैं। देखिए यहाँ पे ज्वालामुखी भूपटल की वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। हम लोग पढ़े हैं कि ज्वालामुखी क्रिया कब संपन्न होती है? जब दो प्लेट एक दूसरे के दूर जाते हैं तो ज्वालामुखी क्रिया संपन्न होती है और उससे जो पदार्थ निकलता है वो पदार्थ होता है लावा, मैग्मा, लावा, राख, भाप इत्यादि। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी जिस भाग से निकलता है ऊपर का भाग वो कीप नुमा आकार हो जाता है और उस भाग को क्रेटर कहते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। जैसे ही ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो लावा ऊपर उड़ता है और शीघ्र ठंडा होता है, क्योंकि अंदर का तापमान काफ़ी अधिक होता है और बाहर काफ़ी कम तापमान होता है, तो अचानक से ठंडा होकर गिरता है और वही टुकड़े क्या कहलाते हैं? सिंडर कहलाते हैं। आप ध्यान में रखेंगे। आगे है उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। पेले अश्रु की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे अंग्रेजी में एक्टिव वोल्केनो भी कहते हैं। इसमें अक्सर उद्गार होता रहता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या 500 है, जिसमें प्रमुख इटली का एटना और अस्ट्राम्बोली, मैक्सिको, उत्तरी अमेरिका में स्थित कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। आप याद रखेंगे इन सारे बातों को। आगे है अस्ट्राम्बोली, जो कि इटली में है। भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है अस्ट्राम्बोली। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलते रहती है, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित होते रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करेंगे, यहाँ देखिए नोट में कुछ बातें लिखी हुई हैं। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू हवाई ज्वालामुखी है, जो हवाई द्वीप पर है। हवाई द्वीप यूएसए का 50वां राज्य है, जिसका राजधानी होनोलुलु है। हम लोग बात करेंगे विश्व के भूगोल में, इन सारे बातों पे हम चर्चा करेंगे काफ़ी विस्तार से। आगे है दूसरा जो है ज्वालामुखी का प्रकार, वो है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी भी उद्गार हो सकता है। ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, जिसका उदाहरण है विसुवियस, इटली में है भूमध्य सागर में। क्राकातोवा सुंडा जलडमरूमर्द के पास है, इंडोनेशिया में। तीसरा है फ्यूजियामा, जापान में। और मेयन, फिलीपींस में। अब हम लोग शांत ज्वालामुखी की बात करेंगे। वैसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ हो और जिनमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो, उन्हें ही शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कोह सुल्तान एवं देवबंद, ये सब ईरान में है। पोपा, माउंट पोपा म्यांमार में। किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी भी है, तंजानिया में।
ये भी एक शांत ज्वालामुखी है। और चिम्बेराजो दक्षिणी अमेरिका में, शायद इक्वाडोर में है, मुझे ध्यान नहीं है, वो ये भी शांत ज्वालामुखी है। आगे देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहा जाता है। देखिए, कुल सक्रिय ज्वालामुखी जो है विश्व में, उसका अधिकांश भाग जो है वो प्रशांत महासागर के चारों ओर पाया जाता है। प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय भी कहते हैं। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी अमेरिका तथा एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। अगला पॉइंट है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि यूनिक बात है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। जैसे कि यूरोप में एक भी उष्ण मरुस्थल नहीं है, उसी प्रकार ये सब काफ़ी रोचक जानकारी है, आप ध्यान में रखेंगे। आगे है गेसर या गीजर। बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल एवं वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। इसे ही गेसर कहते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर, यह यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। ठीक है, अब धुआंरों की बात करेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का प्रतीक है ये जो धुआंरे हैं। इसमें गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक धुआंरों को सुल्फात्रा कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अलास्का के कटमई पर्वत में हजारों धुआंरों की घाटी है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित हार्ट द्वीप का धुआंरा भी काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो कोटोपैक्सी है। कहाँ है? इक्वेडोर में। इसका हाइट आप याद रखेंगे, ये फीट में है, मीटर में भी आप याद कर लेंगे। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है वो ओजस डेल सलाडो है। कहाँ है? एंडीज पर्वत पे और अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। दोस्तों, यह सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी चोटी है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ऊंची ज्वालामुखी चोटी तो कोटोपैक्सी होगा। आगे देखिए, आगे है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी जो है वो एकांकागुआ है। एकांकागुआ जो है वो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, जो कि एंडीज पर्वत पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है। और यह एकांकागुआ एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी भी है। दोस्तों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर, या यूँ कहें तो आज का जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अगर आप चाहें तो टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि इस वीडियो से जो भी फैक्ट निकल कर आए हैं उन सभी फैक्ट से रिलेटेड जो क्विज होगा वो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में होगा, जिसका नाम है स्टडी विद रजनीश। तब तक के लिए धन्यवाद।